नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सोल्यूशन आपको इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ें। चैप्टर नंबर 6 में हम आप विकास या एवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एवोल्यूशन की जो क्राइटेरिया है, कैटेगरीज है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्वेश्चंस जो आप इसमें स्टडी कर रहे थे उसमें अभी आपको देखना है बहुविकल्पी के जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, यानी 1 नंबर में, है ना, निश्चित उत्तरी जिसे आप कह रहे हैं, और लघु उत्तरी के कुछ क्वेश्चंस भी आपको हमने इसी स्लाइड में समाहित कर दिया है। आपको सेलेक्टिव प्रश्न दिए जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार कह रहा हूं सेलेक्टिव है, आप उसको इतना रिवाइज करिए कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलना निश्चित है। तो आप रिवाइज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल पे आप विजिट करें, देखें और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चंस देखें। 1 नंबर में जो क्वेश्चंस लिखने हैं उनके बारे में यहां हम आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उनको देखा जाएगा। कुछ क्वेश्चन पिछले स्लाइड में हमने आपको समाहित किया था, दिया था। पूछा है आधुनिक वर्तमान मानव जीव वैज्ञानिक नाम बताइए। तो वर्तमान जो मानव है उसको हम क्या कहते हैं? तो हम आप मनुष्य हैं और हमें आप क्या कहेंगे? हम आप कहलाते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस, यह आपका नाम होता है। ध्यान रखिएगा, इसको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, हमने रेगुलर कर दिया है, आप अलग अलग कर लीजिएगा। ये द्विनाम पद्धति का रूल है, किंतु यहां आपको जीनस स्पीसीज अलग अलग आपको करके रखनी है अंडरलाइन। और ध्यान रखिएगा, होमो सैपियंस, सैपियंस, यह आप देखेंगे मनुष्य का बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है, तो 1 नंबर में यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखें। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पेंजनोसिस सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 2 चीजें, क्या? पहला है पेंजेनेसिस, पेंजेनेसिस, और दूसरा है पुनरावृत्ति, इसका सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत हैं, और किसने दिया था? अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा हुई है कि किसने दिया था, तो आप ध्यान दीजिएगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में मेरे बच्चों आप देखेंगे एक ऑप्शन वहां आपको दिया गया था जहां की आपने डार्विन आंसर को चूज किया है वहां, और यहां एक सिमिलरिटी है पुनरावृत्ति के सिद्धांत के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति की सिद्धांत हमने वहीं चर्चा कर दी थी कि आप जो है क्या करेंगे। उस कंडीशन में आपके लिए एक डाउट हो रहा था, वहां क्वेश्चन जो है गलत पूछ दिया गया था, है ना। तो स्पष्टीकरण के रूप में ऑप्शंस जो है गलत आपको मिल गया था। तो पुनरावृत्ति की सिद्धांत की बात करें और पेनोजेनेसिस के सिद्धांत की बात करें, तो पेनोजेनेसिस जो थ्योरी है वह दिया गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत जैसा कि हमने बताया भी था वहां हेकल साहब ने दिया था, और वो कब दिया था?
1868 में। और उन्होंने बताया था कि जीव अपनी भ्रूणी परिवर्धन के दौरान अपनी जो जीव जातियां हैं, अपने ही जाति के जो लक्षण हैं भ्रूणी परिवर्तन के दौरान उनको रिपीट करती। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आंकोजेनी या फाइकोजेनी दोनों की जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एक दो है दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, कहते हैं रिपीट होते। ठीक है, तो समान तरह की रिपीटिंग आप देखेंगे एक ही जाति की जीव के जो सदस्य हैं उनमें भ्रूणी अवस्थाओं के दौरान पाई जाती। तो यही थी पुनरावृत्ति की थ्योरी। तो यहां देख लीजिएगा, हैकल साहब ने दिया है, वहां जो है ऑप्शन गलत दे दिया गया है, तो वहां जो है आप चूज कर लीजिएगा हैकल साहब को ही। ठीक है, पुनरावृत्ति जब भी आए तो आप हैकल साहब चुनेंगे। पेनजेनेसिस के लिए डार्विन साहब। आगे बढ़िए। योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने प्रस्तुत किया था? हर्बर्ट स्पेंसर। यानी आप देखेंगे हर्बर्ट और इनका नाम फेमस है मेरे बच्चों, स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किया था। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो टर्म था उसको जो है डार्विन साहब ने चूज कर लिया और अपने थ्योरी में शामिल कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, यह जो विचार था यह प्रस्तुत किसने किया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है किसने समझाया, किसने सबसे पहले दिया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया था। किंतु इसका उपयोग कहाँ हुआ, किसके द्वारा? तो आप देखेंगे डार्विन साहब ने इसका अपने जो पास्टुलेट है या कहते जो थ्योरी है उसमें उन्होंने उपयोग किया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, उनके नाते कंफ्यूज ना होइएगा। आगे 18वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? कभी कभार मानवीय कोई त्रुटि होती है तो उसको आपको क्लास के दौरान बता दिया जाता है, उसको ध्यान रखिए, है ना। चलिए बात करिए क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कह रहा है? वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में चिंगारी विमुक्त उपकरण स्पार्क डिस्चार्ज एवरेल्स का उपयोग किया था। तो इन्होंने किसने किया था? स्टेनले मिलर साहब ने। पृथ्वी पर जैसा एनवायरमेंट था उस तरह का एनवायरमेंट देने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया था, जिसको चिंगारी विमुक्त उपकरण या स्पार्क डिस्चार्ज एवरेल्स नाम आप दे सकते हैं, इसका उपयोग किया था। वहीं जाति और जाति वृत्ति से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जाति और जाति वृत्ति। प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? एक ही जाति के सदस्य कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसे जीवों का समूह हो जो आपस में प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतानों की उत्पत्ति करे। याद रखिएगा, यहां एक चीज छूट रही है, प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न हो। क्योंकि आप जानते हैं घोड़े और गधे के एक तरह से सेक्सुअल बिहेवियर से खच्चर का जन्म होता है, जो कि क्या होता है? अनफर्टाइल होता है, या कहने की उसके बच्चे बार्न आउट नहीं होते, सेक्सुअली वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है, अनफर्टाइल होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहां जो है चीजें फर्टिलिटी के बेस पे नहीं है, तो इस वजह से वहां तो सेक्सुअल बिहेवियर हुआ, लेकिन बच्चे जो आए उनमें यह क्षमता नहीं पाई गई। तो ये चीज भी यहां शामिल करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। अपने दिमाग में आप रखें मेरी बातों को। क्या प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह जो प्रजनन योग्य जीव को ही उत्पत्ति कर, है ना, तो ऐसे जो होंगे उनको एक ही जाति के समूह को कहेंगे, या सदस्य कहेंगे, या एक जाति कहेंगे। किसी जीव के विकासी इतिहास को जातीय वृत्ति कहते हैं या फाइलोजेनी कहते हैं। जातीय वृत्ति, जाति वृत्ति, यानी
इतिहास क्या, विकास का जो इतिहास है जीवों का, उसी को फाइलोजेनी या जातीय वृत्त कहते हैं। तो दोनों अलग अलग टर्म हैं, जाति और जाति वृत्त दोनों में आप अंतर यहां देख लीजिए। बहुत अच्छा टर्म है और इनसे प्रश्न निश्चित आपको मिलने वाले हैं। बढ़िए मेरे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ देखें। स्लाइड आपके सामने है। 1 नंबर में निश्चित उत्तरी वाले में यह प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 जो आपको दिया गया है, 30 नंबर का प्रश्न जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? तो नहीं, अनुकूली जो विकिरण है वो मानव विकास नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आगे दिया है, रोमन के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो आपने उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था, जो थ्योरी वाला पोर्शन था, उसी के अनुसार इसमें देखिए ऑस्ट्रेलियाइड्स, निग्राइड्स, काकेसाइड्स और मंगलोइड्स, ये 4 समूह आपको बनाए गए थे जो कि मनुष्य की जातियों को प्रजातियों में क्या करते थे, बांटते थे। इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखें, क्वेश्चन ध्यान से देखें मेरे बच्चों। थर्टी 32 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या है, उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ है। तो इसमें जो लैमार्क साहब हैं, उन्होंने ही इस बात को कहा था, क्या अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग या अप्रयोग, है ना, प्रयोग अप्रयोग कह लें या फिर कह दें यूज डिसयूज की बात, है ना, अंगों का ऑर्गन्स, है ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इस थ्योरी को समझाने वाले कौन थे? लैमार्क साहब थे। इनका पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ये नाम है पूरा मेरे बच्चों, इसे आप देख लीजिए। ठीक है, अब आपसे अगला प्रश्न 33 नंबर का है, पूछ रहा है मानव विकास के 2 आणविक प्रमाण लिखिए, है ना। तो आणविक प्रमाण आपको बताना है। तो जीवाश्म के बेस पे आप प्रमाण सोच सकते हैं और तुलनात्मक जो आकारकी है उसके आधार पे भी आप प्रमाण ढूंढ सकते हैं। ये कुछ आपके उदाहरण हो गए निश्चित उत्तरी प्रश्न के, जो कि सिलेक्टिव है और आपको मिलने वाले। अब मेरे बच्चों इसी सेक्शन में हमें ऐसे प्रश्नों की बात करनी है जो 2 अंकों में पूछे गए हैं और लघु उत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ क्वेश्चंस यहां सिलेक्टिव हैं, उन्हें आप देखें और आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है लघु उत्तरी में, उसमें हमने आपको सेलेक्ट करके दिया है, क्या है ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन क्या है भाई, उसके बारे में बताना है। उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया था? हुगो डिब्रीज की उत्परिवर्तन सिद्धांत को समझाइए। सारे क्वेश्चन का देखिए आप ध्यान से। उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है, इसे कितने प्रतिपादित किया था, महत्व को समझाइए। ये सारे प्रश्नों के नेचर समान है, घुमा करके प्रश्न पूछे गए हैं और सारे प्रश्न आपके सामने। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें उत्तर को आप ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को लिखना है। देखिए, प्रश्नों को आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पे रखा सिर्फ इसी वजह से जा रहा है कि सेलेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएं,
साथ ही साथ उन प्रश्नों में उत्तर आपको कैसे लिखना है यह भी पता चल जाए, तो जरूर आप कॉपी पेन अपने साथ रखा करिए और पॉइंट्स नोट किया करिए, आदत में रखिए, बार बार नोट करिए। उससे मेरे बच्चों आपको फायदा मिलने वाला है और आप रिपीट कर करके क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। बात करेंगे उत्परिवर्तन की या म्यूटेशन की। हुगो ड्रूगीस साहब इसको देने वाले वैज्ञानिक हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हुगो डी व्रीज, यही जो है आपके क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। उसमें देखिए, ऐसा अचानक होने वाला परिवर्तन जो जीन्स में होता है तथा परिवर्तन लक्षणों को अगली संतति में ले जाता है, उत्परिवर्तन या जीनी उत्परिवर्तन कहलाता है, जीन म्यूटेशन कहलाता है। मतलब परिवर्तन होंगे जीवों में और वह परिवर्तन अगली पीढ़ी में भी जाएंगे, क्योंकि वह जीन के रूप में परिवर्तन हुए हैं, यानी जीन के अंदर परिवर्तन हुए हैं। इस वजह से वो अगली पीढ़ी ट्रांसफर भी हो रहे हैं। इन्हीं को हम जीनी उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन कह सकते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। दिया है, उत्परिवर्तन छोटी छोटी विभिन्नताएं यानी वेरिएशन पैदा करते हैं, यानी इन म्यूटेशन से जीवों में छोटी छोटी वेरिएशन आ जाएंगे, कुछ नया आ जाएगा अगली जाति में, अगले मेंबर में, अगले सदस्य में एक ही जाति के। तो जो अलग आ जाएगा वह कैरेक्टर उनको अलग बनाएगा, उसी को कह रहा है वेरिएशन या विभिन्नताएं। धीरे धीरे यह क्रमिक रूप से ऐसे परिवर्तन जीव कि इन पीढ़ियों के पिछले लक्षण नए लक्षणों में बदल देते हैं। अतः उत्परिवर्तन जैव विकास में सहायक है। तो याद रखिएगा, उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन जैव विकास में सहायक है। जैव विकास में क्या है? सहायक है। आगे दिया है, अनेक बार उत्परिवर्तन बेकार होते हैं, जो छोड़ दिए जाते हैं अथवा हानिकारक हो सकते हैं, जो कि संतति को नष्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी हो, अनेक बार आवश्यक उत्परिवर्तन जीवों के विकास में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। यानी नए जो जीव आएंगे, नए कैरेक्टर्स उसमें आएंगे जीवों में, उसके पीछे जो उत्परिवर्तन है वह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह बात आपको समझाने का प्रयास यहां किया जा रहा है। आगे देखिए, हुगो डी व्रीज साहब यही मेन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था? 1886 कब दिया था मेरे बच्चों? 1886 में एक जंगली पौधे, क्या नाम था उसका याद रखेंगे क्योंकि उससे प्रश्न आता है। नाम था ओइनोथेरा लैमार्कियाना। लैमार्कियाना, जो कि 1886 इस सन अध्ययन किया, जो बाग बगीचों में बहुत बड़ी संख्या में उगा हुआ होता था। एक ही जाति के होते हुए भी इन पौधों में अनेक विभिन्नताएं थी। हुगो डी व्रीज ने ऐसे स्पष्ट विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन कहा और उन पौधों में जिनमें विभिन्नताएं देखी गई उनको म्यूटेंट नाम दिया। तो एक चीज यहां आपको देखने की मिली कि उत्परिवर्तन के दौरान जो हुगो डी व्रीज साहब ने ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट को सेलेक्ट किया, उसमें एक ही जात के होने के बावजूद भी अलग अलग पौधों में अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे। तो यह उन्हें आश्चर्य करता था कि आखिर यह ऐसे कैसे संभव है? जाति एक है और कैरेक्टर्स अलग है, कुछ ना कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये आया कहां से? तो जो अलगाव था वही वेरिएशन था और निश्चित समय के बाद एक नई जाति की उत्पत्ति का यह कारण बनता, जो कि हुगो साहब ने समझाया, जो कि बहुत फेमस थ्योरी है, जरूर आपके एग्जाम में आ सकती है। तो आप इसको जरूर तैयार करें। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन्हें देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, जैव विकास में चार्ल्स डार्विन के योगदान के बारे में आपको बताना है। डार्विन साहब ने क्या समझाया था और आप जानते हैं क्या बताया था उन्होंने, इस चीज को ध्यान से देखिए। जैव विकास में चार्ल्स डार्विन साहब ने योगदान जो दिए उनके बारे में आपको बताना है। क्या है जैव विकास में चार्ल्स डार्विन का योगदान। डार्विन प्रकृति में अत्यधिक दिलचस्पी रखते थे, यानी प्राकृतिक चीजें जो थी उनको अट्रैक्ट करती थी, उसके तरफ उनका खासा लगाव था। आगे वे जीव जंतुओं को एकत्रित करते थे, उनका अध्ययन करते थे। 21 वर्ष की अवस्था में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बीगल नामक जहाज पर विश्व सर्वेक्षण के लिए भेजा। देख लीजिए, जहाज का नाम भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिए, बीगल। बीगल नामक जो जहाज है उस पर विश्व सर्वेक्षण के लिए उन्होंने भेजा। यहां से लौटने के बाद उन्होंने क्या किया, जीव जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में उन्होंने बताया, या इस नाम की जो बुक है उन्होंने लिखा। अच्छा, आगे दिया है इनके द्वारा प्रतिपादित डार्विनवाद, डार्विनिज्म, डार्विनवाद, जिसमें उन्होंने कहा था क्या, प्राकृतिक चयन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किया था, वह बहुत फेमस हुआ, जो कि जीव के विकास के क्रम को समझाने में या जीव का विकास कैसे हुआ इस बात को समझाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। तो यह था योगदान था आपके चार्ल्स डार्विन साहब का, जो कि आपको कुछ शब्दों में यहां सबमिट करना था क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसी में माल्थस साहब का भी नाम जुड़ जाता है। माल्थस साहब भी इंपॉर्टेंट थे, जहां डार्विन साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी, और कब, जब उनको ब्रिटिश के द्वारा बीगल नामक जहाज दिया गया, जिसकी सहायता से विश्व का सर्वेक्षण करना था, जीवों को देखना था, स्टडी करना था, और कहीं ना कहीं उसके अध्ययन के आधार पर एक अच्छा ज्ञान उन्हें देना था, और उसी को उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बेस पे लिख करके बुक्स में दे करके समझाया। और आगे देखिए, माल्थस साहब का जो योगदान है वो क्या है, टी.एच. मार्गन है भाई, टी.एच. माल्थस साहब, इन्होंने क्या किया था 1838 में, और साथ ही साथ इनके एक सहयोगी रहे हैं चार्ल्स लाइल। चार्ल्स लाइल, तो माल्थस और चार्ल्स लाइल, हर्बर्ट स्पेंसर, अभी इनका नाम हम आपको बता चुके हैं लेक्चर में पिछले, हर्बर्ट स्पेंसर, और एक नाम और मेरे बच्चों, वैलेस साहब। ये इतने साइंटिस्ट जो थे, अनेक चिंतकों और वैज्ञानिकों ने विचारों से प्रभावित होकर वैज्ञानिक वैलेस के साथ साथ सन 1858 में चार्ल्स डार्विन ने जीवों में जीवन के लिए संघर्ष और प्रकृति के द्वारा योग्य जातियों का चयन, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये 2 थ्योरी के विचार संयुक्त रूप से छपवाए। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, वैलेस साहब और किसने, जो डार्विन साहब हैं, इन दोनों ने क्या किया, कंबाइन में से 2 थ्योरी यहां पब्लिश कराई अपनी बुक में। क्या, जीवों में जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस,
और दूसरा प्रकृति द्वारा योग्य जातियों का चयन यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन दोनों थ्योरी को एक तरह से एक बुक में समाहित किया। क्यों? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट आपने ऊपर लिखे हैं नाम, चाहे वैलेस साहब हैं, माल्थस हैं, चार्ल्स हैं या फिर हर्बर्ट हैं, ये सबकी जो खोज थी कहीं ना कहीं जो डार्विन साहब हैं, आप देखेंगे चार्ल्स डार्विन, उनको सपोर्ट कर रही थी। उसी के ढर्रे पे यह भी अपनी बातें रख रहे थे। तो आगे देखिए, इन्होंने 1859 में बहुचर्चित पुस्तक जीव जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित किया। इस पुस्तक में डार्विन ने अपने विचार स्पष्ट किया और कुछ बिंदुओं को भी प्रस्तुत किया। तो ये बहुत फेमस बुक उनकी है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ मेरे बच्चों इनका नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि इन साइंटिस्ट से लेकर के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, 8 देख लीजिए। किसी कल्प तथा किसी निकटतम पूर्वज से आधुनिक मानव विकास हुआ है, तो किससे जनरेट है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो जो सीनोजोइक ईरा है, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ये नाम आपने सुना होगा। ईरा यानी कल्प। मीसोजोइक जो ईरा है मेरे बच्चों के तृतीय कल्प, इसका एक छोटा सा कल्प या छोटा सा भाग, जिसे आप कहेंगे तीसरा कल्प है, या इसे आप टर्शियरी पीरियड्स नाम दे सकते हैं। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरे बच्चों मायोसिन। ये पूछ, इसमें क्या किया? इस युग में सीनोजोइक के तीसरी जो पीरियड है, कल्प है, उसमें देखेंगे महाकल्प के इस कल्प वाले हिस्से में, यानी किसमें? आपके मायोसीन युग में, जो कि किसका? सीनोजोइक महाकल्प का हिस्सा था, कल्प है ना, तीसरा। तो इसमें जो है डायोपिथेकस जैसे महत्वपूर्ण मानव जाति या कहते हैं कपिवंश का विकास हुआ। तो याद रखेंगे सीनोजोइक महाकल्प है, उसके अंदर क्या है? मायोसीन नाम का कल्प है, जो कि तीसरे नंबर पे है। वहीं से मानव के टेरिस कह रहे हैं, पिथेकस, इसका विकास हुआ, जो मानव की एक प्रजाति है। और आप देखेंगे कपि का भी विकास हुआ, और माना जाता है कि आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन से हुआ है। तो अगर बात आधुनिक मानव की आ जाए, तो आधुनिक मानव किससे विकसित हैं? क्रो-मैग्नन मानव, आधुनिक मानव का विकास क्रो-मैग्नन से हुआ है। यह भी आपको याद रखना है। इसका नामकरण भी इसी आधार पर होमो सैपियंस फॉसिलिस दिया गया है। तो याद रखेंगे, यह सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने है, उसे भी देखें। क्वेश्चन नंबर 8, दिया है हैकल के पुनरावृत्ति सिद्धांत पर क्या करिए? टिप्पणी लिखिए। 1866 में अर्नेस्ट हैकल साहब, क्या नाम था? देख लीजिएगा, नाम था अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1866। एक नियम प्रतिपादित किया उन्होंने, प्रजाति आवर्तन नियम। याद रखेंगे, प्रजाति
आवर्तन नियम, यह नियम प्रस्तुत किया। बायोजेनेटिक्स लॉ भी इसी को कहते हैं। अगर आप पूछ दे तो आप परेशान ना होइएगा। बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ है। उनके इस नियम के अनुसार व्यक्ति वृत्ति जाति वृत्ति का संक्षिप्त तथा शीघ्र पुनरावर्तन है, यानी ऑन्टोजेनी इज द ब्रीफ एंड रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ फाइलोजेनी। उनके इस सेंटेंस से ही यह चीज पुनरावृत्ति की जो सिद्धांत है वो निकल करके आया। अनेक शोध तथा कार्य के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि उच्च जंतुओं में भ्रूण ही निम्न जंतुओं के भ्रूण के ही समान, न ही वयस्क, अर्थात प्रत्येक भ्रूण में परिवर्धन के समय अपने विकास की अवस्थाओं से होकर के ही निकलता है। अर्थात कोई भी प्राणी हो व्यक्ति वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि अपनी जातियों के जो लक्षण है उसको भ्रूणावस्था में वो क्या करता है, रिपीट करता है। तो यह चीज इन्होंने समझाई थी। पुनरावृत्ति के सिद्धांत यहीं से आया था, जैसा मैंने कहा। अधिक सरल भाषा में कहें तो किसी भी जीव के भ्रूणी परिवर्तन के समय उसके विकास के क्रम की पुनरावृत्ति होती है। अतः पुनरावृत्ति या अनुरुक्ति सिद्धांत, रिकैप्चुलेशन जो थ्योरी है वह इन्हीं के द्वारा दिया गया था। थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप इसे जरूर याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। क्लियर है?